हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथों, जैसा कि एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम 27 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, तो टारगेट केवल एक ही हमारा है, वह है 27 अप्रैल है। तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो इसीलिए हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारी तैयारी और भी अच्छी हो सके। तो साथियों, जिस तरह से एसएससी जीडी का पूरा पेपर होता है और जिस तरह से आप लोग अपना पूरे पेपर का सोल्यूशन करेंगे, तो इसीलिए आज के इस क्लास में वैसा ही एक ओरिजिनल पेपर का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। यदि आप पहली बार एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आज का यह पेपर आपको जरूर हल करना चाहिए, क्योंकि इस क्लास में जिस लेवल के सवाल एसएससी जीडी के रियल शिफ्ट में आने वाले हैं, उसी तरह सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 55 प्रश्नों का यह पूरा पेपर होने वाले हैं और आप सभी का टारगेट यही रहना चाहिए कि आज के इस पेपर में पूरे 55 का 55 प्रश्न तैयार कर लें। तो यहाँ पे आप नोट में पढ़ सकते हैं कि एसएससी का यह पूरा पेपर वाले प्रश्न होंगे। तो जितने भी प्रश्न आज के इस क्लास में हम लोग जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग के हल करेंगे, वो सारे एसएससी का ही बनाया हुआ सारा प्रश्न होंगे। तो देखिए कि किस तरह से एसएससी ने नए नए सवाल आप सभी से इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछने वाली है। यदि आप ये चेक करना चाहते हैं कि 27 अप्रैल के पेपर में किस तरह से जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी देखिए। शुरुआत में हम लोग जीके से 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, तो कम से कम आप सभी का 16 से 17 सवाल सही होना चाहिए। उसके बाद हिंदी में 20 में से कम 15 से 16 सवाल सही होना चाहिए। रीजनिंग और मैथ में कम से कम मान के चलिए इस क्लास में आप लोग टारगेट लेकर चलेगा 13 से 14 प्रश्नों का। यदि आपने इतना स्कोर कर लिया आज के इस ओरिजिनल पेपर में, तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल की चल रही है। लास्ट में हम आप सभी से आपका स्कोर पूछेंगे, जरूर बताइएगा। कुछ ना कुछ ये क्लास आपको कम से कम मान के चलिए कि 20 से 25 नंबर का इजाफा करने वाले हैं आपके रियल शिफ्ट में, जो आप 27 अप्रैल से लेकर 30 मई के बीच अपना पेपर देंगे किसी भी सप्ताह में। तो साथियों, इस पेपर को आप जरूर हल करिए और यहाँ से सारे प्रश्नों को तैयार भी कर लीजिए। ओके, टारगेट हमारा भाई केवल एक ही है, वो है 27 अप्रैल। तो चलिए इस पेपर को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को हम लोग तैयार करते हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? तो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 का संबंध जो है वो भारतीय संसद से है। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड को, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने प्रतिपादित किया था? भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो एम.एस. स्वामीनाथन ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? इनमें से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? तो हेनरी डेरेजियो जुड़े थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारें और कितने द्वार हैं? बताइए। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारें और कितने द्वार हैं? तो पूरे 64 द्वार हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, एक समान फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की कितने अवधियों में विभाजित किया जाता है जिनके बीच में 30 सेकेंड का एक ब्रेक होता है? एक समान फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की कितने अवधियों में विभाजित किया जाता है जिनके बीच में 30 सेकेंड का एक ब्रेक भी होता है? तो पूरे 2 अवधियों में विभाजित किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को, निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पुद्दुकोट्टई, दक्षिणामूर्ति, पिल्लई प्रसिद्ध हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, हॉर्नबिल पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल पर्व ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1 दिसंबर को स्टार्ट होता है हॉर्नबिल पर्व नागालैंड राज्य में, जो कि 10 दिसंबर को समाप्त होते हैं।
10 दिनों का त्यौहार है ये, त्योहारों का त्यौहार भी इसे बोलते हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एसएससी जीडी द्वारा 26 के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, तो ये सिलेक्शन वाले प्रश्नों को आपको जरूर पढ़ना है। जैसा कि आज 15 अप्रैल है, पेपर 27 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो इसके बीच में आप देखेंगे तो केवल 11 दिनों का समय बाकी है, क्योंकि भाई 12वें दिन तो आप पेपर ही देने जाएंगे, तो उसको तो आप ऐड नहीं करेंगे, यानी हमारे पास केवल 11 दिनों का समय है। तो इसी 11 दिन में यदि आपको सिलेक्शन लेना है, तो एसएससी के नए पैटर्न पे आप सभी को खुद से जीके जीस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, इंग्लिश प्लस हिंदी के सारे क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में मिलने वाला है। करंट अफेयर पूरा 1 साल का मिलने वाला, एक ही जगह पूरा क्वेश्चन मिलेगा। रीजनिंग कंप्लीट विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ मिलने वाला आपको। मैथ्स भी पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज डिटेल सोल्यूशन के साथ मिलने वाला है। तो साथों ये सारा क्वेश्चन जो कि आपका सिलेक्शन रोका हुआ है वो कैसे मिलेगा, तो इस नंबर पे आप सभी को मैसेज करना है। यदि आप इसे पढ़ लिए, जो आपका सिलेक्शन रुका हुआ वो भाई खारिज होने वाला, और इस बार अपने पेपर में अच्छा स्कोर करने वाला, और पहली बार में आप अपने एग्जाम को क्रैक करने वाले, तो इस नंबर पे आपको मैसेज करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगाइए और तैयारी करिए भाई, और आप अच्छे से एग्जाम देने आइए, और आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। लेकिन आपको इसके लिए मात्र 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। मात्र 50 रुपीज़ में ही, कम पैसे में ही सारा क्वेश्चन आपके पास होगा, जैसा कि आप पेपर देने जाएंगे। तो जल्दी करें भाई, समय नहीं, इस नंबर पर मैसेज करके सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगाइए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः किस वर्ष में शुरू की गई थी? संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये वर्ष 1992 में शुरू की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मटकी नृत्य किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो राजस्थान राज्य का। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेगा? गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का अनुपात को गरीबी अनुपात या और क्या कहा जाता है? गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या और क्या कहा जाता है? तो व्यक्ति गणना अनुपात कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को। गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? गुरु पर्व किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया? साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया था? तो वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास आपकी पूरी एग्जाम तक चलने वाली है। आप जानते हैं कि एक दिन में 3 क्लास हो रही हैं, क्योंकि इस बार निकलने भाई आपके सिलेक्शन के लिए। तो क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास है। यदि आप भुला गए कि आज क्लास करनी है तो नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगा, तो आप क्लास को करेंगे भाई। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। कथक नृत्य को किसके संयोजन के रूप में जाना जाता है? कथक नृत्य को किसके संयोजन के रूप में जाना जाता है? तो संगीत, नृत्य और कथा के संयोजन के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट नहीं है? कौन सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट नहीं है? जैसा सोली, ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट नहीं है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? राधा श्रीधर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध भरतनाट्यम से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेम त्यौहार मनाया जाता है? तो साथियों किस राज्य में नोंगक्रेम त्यौहार मनाया जाता है? तो मेघालय राज्य में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को।
राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी होते हैं? तो 238 ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, अमंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? अमंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? आप सभी बताएंगे हल करके। तो चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो सातों जीके का 20 सवाल कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी का जीके के इन 20 सवाल में से कितना स्कोर बना ईमानदारी के साथ? तो उम्मीद करूँगा लगभग जो टारगेट आपको मिला था 16-17 सवाल का आपने सही किया होगा। ओके, अब आप लोग अपना स्कोर भाई काउंटिंग करते चलेगा साथ में हिंदी के सेक्शन में, ठीक है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। भोर होते ही सब उठ के, भोर का विलोम शब्द क्या बनेगा? तो भोर का सांझ हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प क्या होगा? अपना मतलब साधने वाला। अपना मतलब साधने वाला, तो इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो स्वार्थी होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ज्योति का विलोम शब्द क्या होगा? ज्योति का विलोम शब्द तम होगा भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। चारों बहनों की प्रॉपर्टी में भागीदारी है। तो दोस्त मेरे आप सभी को पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, भागीदारी का। तो भागीदारी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वर्ण होगा, हिस्सेदारी होगा, गिरावट होगा या अमीरी होगा? तो चारों बहनों की प्रॉपर्टी, भागीदारी यानी कि हिस्सेदारी होता है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कल उमा की किस में पेशी है? कल उमा की तो भाई अदालत में पेशी है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जहां आसानी से पहुंचा जा सके। जहां आसानी से पहुंचा जा सके उसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा? सुगम होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। श्रुति की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बताएंगे आप सभी लोग इसी वाक्य में कोई ना कोई त्रुटि यानी गलत वर्तनी हुआ है, गलत वर्तनी बताना है, बताइए। तो देखिए आंसू, इसमें आंसू आप लोग कैसे लिखते हैं भाई? आंसू तो ऐसे लिखा जाता है भाई, लेकिन इसमें देखिए आंसू कैसे लिखा है? तो यही क्या है भाई? गलत वर्तनी है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। ग्रीवा। ग्रीवा का तद्भव शब्द क्या बनेगा? ग्रीवा यानी उसकी गर्दन में काफी दर्द है, तो ग्रीवा मतलब गर्दन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, एक अकेला 2-11 का अर्थ क्या होगा? एक अकेला 2-11 इसका अर्थ क्या बनेगा? संगठन में शक्ति होती है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, निम्नलिखित पर्यायवाची में से भागीरथी का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। बताइए, निम्नलिखित पर्यायवाची में से भागीरथी का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। तो भागीरथी यानी क्या होगा भाई? गंगा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, जीवन की सबसे बड़ी यह है कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती। तो क्या फील होगा भाई इसमें? यानी जीवन की जो सबसे बड़ी विडंबना है कि यह है कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, जनता काफी आक्रोशित थी। रेखांकित शब्द में से कौन सा वचन प्रयुक्त हुआ है? जनता बताइए। तो जनता एक वचन है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर
33 को। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे उस साधु का कोई शत्रु नहीं था, तो कोई शत्रु नहीं, केवल इसके लिए एक शब्द बताना है, कोई शत्रु नहीं, तो भाई अजात शत्रु कहेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। निम्नांकित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? निम्नांकित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो भाई पाहन एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म कौन सा नहीं है? निस्वार्थ, परमार्थ, क्या ठीक है भाई? नहीं भाई, निस्वार्थ जो परमार्थ है ये तो समानार्थी शब्द है भाई, ये विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? बताइए, महात्म्य कैसे लिखा जाता है? महात्म्य जैसे यह होता है, फिर आधा म, फिर इसमें आधा त रहता है, ऐसे लिखा जाता है भाई। तो देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। मुहावरा अगर मगर करना का सही अर्थ बताइए। जो मुहावरा है अगर मगर करना, इसका सही अर्थ क्या बनेगा? अगर मगर करना यानी बहाने बनाना होगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 को। इस समय घर में अंधेरा है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? इस समय घर में अंधेरा क्या हुआ है? छाया है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। मेघ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मेघ का तो मदन, मदन का तो भाई कामदेव होता है, मनोज होता है, तो मेघ का पर्यायवाची नहीं है भाई मदन। वारिद है, जलद है, जलधर है, लेकिन मदन नहीं है, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। जो अतिथि का सत्कार करने वाला उसे क्या कहेंगे? जो अतिथि का सत्कार करने वाला हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे आतिथेय बोलेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। तो सातों जीके का भी 20 सवाल कंप्लीट हो गया। बताइए आप सभी कितना स्कोर रहा? हमने आपको लगभग 15 से 16 सवालों का टारगेट दिया था, क्या आपने पूरा किया? अब तो आपका रीजनिंग और मैथ की क्लास चलेगी। रीजनिंग और मैथ में जितने भी सवाल आएगा आपको खुद सॉल्व करना है। कॉपी पेन लेकर आप साथ में बैठिए, सवाल जैसे आ गया सामने तो पॉज कर दिए, अपने से ट्राई करिए। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी भाई। ठीक है, देखिए एक निश्चित गुण भाषा में TDG को 1680 लिखा जाता है और BHI को 432 लिखा जाता है, तो उसी गुण भाषा में KCE को कैसे लिखा जाएगा? हल करिए भाई। जैसे TDG 1680 कोड है तो बताइए कैसे आया होगा, सोचिए। जैसे देखिए T20 होता है, D होता है 4, G होता है 7, तो भाई इसको जोड़ेंगे तो हमारा तो 1680 आएगा नहीं। एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ से 20 चौका 80, 20 का मल्टीप्लाई 4 कर में करेंगे तो 80 आएगा, 80 सत्ते 560 आएगा। अब 560 से 1680, तो इसमें भाई देखिए ऐसा दिमाग लगा, इसमें 3 अक्षर है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई भी किया है। 0 3 6 18 8 1 3 5 15 1 16, यानी हर एक अक्षर का कोड जो किया ना उसको पहले तीनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर जितने अक्षर है उसका टोटल में से मल्टीप्लाई किया, तब जाकर 1680 बन रहा है ना। तो इसी प्रकार BHI का भी चेक कर लेते हैं। BHI तो इसका कोड देखिए 432 है, B होता है 2, H होता है 8, I होता है 9। अब देखिए इस पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। 2 8 16, 16 9 100 आपका हो जाएगा, 16 9 144, 144 में 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 चौक का 12 कर दो 1, 3 चौक 12 13, 1 3 1 कम 3 1 4, क्लियर हुआ। यानी जितने अक्षर में आई लास्ट में भी उसका मल्टीप्लाई करना है, पहले 3 अक्षर का कोड करके मल्टीप्लाई करना है, जितना टोटल आएगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो पूछा किसका है? KCE, के देखिए 11 होता है, C 3 होता है, E 5 होता है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करिए। देखिए 5 3 15, 15 10 में 150 और 15 कम 15 यानी 165 आएगा भाई। 165 तो यह कितना होगा? 3 5 15 का 5 1, 3 6 18 1 19 9 1 3 1 कम 3 1 4 यानी 495 आएगा, जो कि सी ऑप्शन
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, जैसे चींटी, बॉम्बी, बत्तख, तालाब, घोड़ा। यानी ये तो भाई हर एक जो पक्षी है ये जो रहने की जगह है भाई, जैसे चींटी बावी में रहता है, बत्तख तालाब में हमेशा रहता है, घोड़ा कहाँ पर रहता है, तो सर जी अस्तबल में रहता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन तो बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या बनेगा। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। एनआरटी, एमक्यूएस, एलपीआर, को, के, ओ, क्यू, क्वेश्चन मार्क। तो साथियों जब भी अक्षरों का श्रृंखला है तो आप सभी को कुछ करना नहीं, केवल पहले अक्षर का रिलेशन बनाना है। जैसे देखिए एन, एम, एल, के। देखिए एन होता है 14, एम होता है 13, एल होता है 12, के होता है 11, -1 हुआ है। देखिए उसमें 14 से 13 -1, 13 से 12 -1, 12 से 11 -1। तो के पहले कौन अक्षर आता है भाई, जे आता है, आप बता देंगे। यानी जे से हमारा आंसर आएगा, या तो जे के एल होगा या तो जे एन पी होगा। के एल आर आंसर नहीं होगा, न तो हमारा एम एन पी होगा, है ना। या तो पहला ऑप्शन होगा या तो दूसरा ऑप्शन होगा। अब देख लेते हैं, अब दूसरे अक्षर का कोड निकाल लेते हैं। आर क्यू पी ओ का, आर क्यू पी ओ। आर होता 18, क्यू होता 17, पी होता 16, ओ होता 15। इसमें भी तो देखिए घट रहा है, यानी -1 इसमें भी हुआ है, -1 इसमें भी हुआ है, -1 इसमें भी हुआ है। तो इसमें -1 कर देते हैं, कितना होगा, 15 में से घटा देंगे 14, 14 पे एन, जे एन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। लास्ट वाला आप अक्षर कोड निकालेंगे तो पी मिल जाएगा आपको। टी एस आर क्यू, देखिए इसमें माइनस हुआ है, जैसे देखिए टी एस आर क्यू, एक घट रहा है भाई। क्लियर है कि जे एन पी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ओके चलिए दोस्त मेरे नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को। अब इस सवाल का राइट आंसर निकाल के बताइए आप लोग। ये आपको 2 नंबर देकर जाएगा, 2 क्या 4 नंबर देकर जा सकते हैं भाई। जैसे 5 सहकर्मी हैं, पी क्यू आर एस और टी एक वृत्ताकार मेज पर केंद्रीय मुख करके बैठे हैं। ठीक है, जैसे कि एक वृत्ताकार मेज है, इसका केंद्र बीच में, वो क्या बैठेंगे, बैठे हैं इस पे भाई ना, 2 3 4 5, 5 लोग बैठे। अब देखिए एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को हम कंप्लीट करेंगे, ध्यान से बस देखिएगा आप लोग। जैसे कि एग्जांपल आपको हम दे दे रहे हैं, मान के चलिए पी यहाँ बैठा है, तो इसका दायां साइड किधर होगा, इधर ही होगा भाई, राइट साइड, और उसका बायां यानी लेफ्ट साइड इधर ही होगा। बस यही आपको देखना है। सवाल को एकदम ध्यान से पढ़िएगा जो हम पढ़ेंगे। पी जो है वो क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, पी जो है ना वो क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो क्यू को हम यहाँ बैठा लेते हैं, तो इसके जस्ट बाईं साइड में पी बैठा है, तो पी को हम यहाँ बैठा लेते हैं। पहला लाइन क्लियर हो गया। यस जो है वो पी के बगल में बैठा है, यस जो है ना वो पी के बगल में बैठा है, यानी यस तो यहाँ पे होना चाहिए भाई, क्योंकि सवाल बोला है कि यस जो है ना वो पी के बगल में बैठा है, तो पी तो ऑलरेडी बैठ चुका है, तो इसके बगल में यस बैठ जाएगा। ये भी लाइन क्लियर हो गया। तीसरा का लाइन पढ़िए, टी जो है वो क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, क्यू तो ऑलरेडी यहाँ बैठ चुका है, तो इसके राइट साइड यानी दाएं साइड में टी बैठा है, तो टी को यहाँ बैठा लीजिए। अभी एक पंक्ति खाली है, यानी एक सहकर्मी नहीं बैठा है, तो कौन अक्षर नहीं बैठा है भाई, तो आर नहीं बैठा है, तो आर को यहाँ बैठा दीजिए। 5 सहकर्मी बैठ गए इस वृत्ताकार मेज में। लास्ट वाली लाइन में सवाल पूछा है पी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। पी देखिए यहाँ पर है, इसके बाईं साइड में यानी लेफ्ट हैंड में यस तो बैठा है, देखिए यस बैठा ना यहाँ पे, तो इस सवाल का पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। बताइए किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या बनेगा। यदि 40 से 10 बी 8 सी 15 बराबर 64 और 15 ए 30 बी 9 सी 20 70 है, तो 7 ए 9 बी 3 सी 8 बराबर क्या होगा। अब इसमें थोड़ा सा हमें क्रिटिकल दिमाग लगाना पड़ेगा। 40 से दिया है, 10 बी 8 सी 15 बराबर 64 दे रखा है ना। इसको हल करिए मेरे दोस्त, इसको आप सभी को हल करना है। कितना आंसर आएगा, ए बी सी की जगह आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन रखना है भाई, यानी LHS बराबर RHS करना पड़ेगा। तो इसमें जानते क्या दिमाग लगाए, 40 ए की जगह गुणा रखिए पहले, 10 बी की जगह पहले भाग रख दीजिए भाई, चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर इसके बाद 8 हो जाएगा। अब सी की जगह हम प्लस रख देते हैं, प्लस 15 12 64। इसको हल करते हैं समीकरण को,
तो देखिए अब 40 गुणे 10, अब 8 का भाग 10 में नहीं जाएगा तो 10/8 कर सकते हैं भाई, भाग है ही है, बराबर 15। इसको हल करिए, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, ठीक है। अब देखिए दोस्त मेरे 10 पचे 50, ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 50, 50 15 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 65 हो जाएगा। लेकिन ये तो 64 दे रखा है भाई, ये दे रखा है। नेक्स्ट अब हम दूसरा चेक करते हैं, पहले दूसरा चेक करते हैं। इसमें देखिए 64, इसमें 65 है, हमारा आंसर हल करने पाया है, ठीक है। दूसरा एक बार चेक करते हैं, 15A 30B 9C 20 बराबर 70 है ना। तो 15 A की जगह गुणा रखना है, 30 B की जगह क्या रखना है मेरे दोस्त, B की जगह भाग रखना है, ठीक है। 9 C की जगह क्या रखना है, प्लस रखना है 20। इसको हल करिए, देखिए 70 आता है, तो 15 गुणे 30/9 प्लस 20 बराबर 70। अब देखिए इसमें क्या दिमाग लगाया भाई, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 दहा में 30, 10 बार में कट जाएगा ये, तो 5 दहा में 50, 50 प्लस 20 70, ये तो आ गया भाई। यानी कि यहाँ पे भाई प्रश्न में 65 होना चाहिए, 65 होना चाहिए भाई, वहाँ मिस्टेक से 64 ले गया, लेकिन 65 होना चाहिए। अब क्लियर हो गया कि ए की जगह याद रखिएगा, ए की जगह गुणा रख रहा है, बी की जगह भाग रख रहा है, सी की जगह प्लस रखना है। तो चलिए इस समीकरण को हल करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है, ऑप्शन आता है या नहीं भाई। 7A है, तो ए की जगह देखिए गुणा रख रहा है तो हम डायरेक्ट रख रहे हैं 9, बी की जगह भाग रख रहा है तो भाग रख दिए 3, सी की जगह प्लस है तो प्लस रख दीजिए। इसको हल करते हैं, 7 गुणे 3 का भाग 9 में देंगे 3 बार में, प्लस 8, तो 7 त्रिक 21 प्लस 8 कितना हो जाएगा 29। क्या ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया, देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अब ये क्लियर हो गया भाई, अब ये क्लियर है कि जो पहला समीकरण था 64 की जगह भाई 65 होगा यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। 0 1 5 14 30 प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या आएगा भाई, 0 1 5 14 30 प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। अब देखिए 0 से 1 भाई तो +1 हुआ है, 1 से 5 +4 हुआ है, 5 से 14 +9 हुआ है, 14 से 30 +16 हुआ है। अब 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो इसी प्रकार 5 के स्क्वायर कर दीजिए, 5 के स्क्वायर 25, 30 और 25 कितना होगा 55 होगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कितना का 55 दिया है, ऑप्शन बिल्कुल, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, क्लियर। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को, 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या कितनी होगी बताइए। 5 संख्याओं का औसत 32 है तो कितना होगा, 5 दूना 10 की 1, 5 3 15 16, 160 होगा, क्लियर। अब यदि एक संख्या हटा दी गई, यानी पहले 5 संख्या थी अब 4 संख्या बची, जब अब इसका जाकर औसत 28 हो जाता है, तो 28 का कितना होता है, 28 दूना 56 दूना 112, यानी 112 होगा। तो बस हटाई गई संख्या कितनी होगी, तो माइनस कर दी 160 में 112, तो 48 तो बचेगा भाई। यानी इस सॉल्व का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, क्लियर। किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। 32 से पहले के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना बनेगा बताइए। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है केवल एक और अपने आप से कटती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, जो कि एक सम संख्या होती है। 2 3 5 7 11 डायरेक्ट, 13 14 15 17 19 21 19 20 21 22 23, 23 के बाद डायरेक्ट 29 होती है भाई, 24 25 26 27 28, ये तो भाज्य संख्या होती है। 29 के बाद 31 अभाज्य संख्या, तो 32 से पहले के पूछ रहे हैं, तो भाई इतने होते हैं 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्या। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल भाई 11 संख्या। अब इसको हमें जोड़ना पड़ेगा, तभी तो औसत निकालेंगे। सभी संख्याओं के योग बटे में पदों की संख्या, जोड़िए कितना आता है, 2 3 5 5 5 10 7 17 17 11 28, 28 13 41 41 17 58 58 19 77 77 23 100 100 और 29 31 160 आ रहा है भाई, 160 बटे में 11 कर दीजिए। देखिए
11 एकम 11, 11 एकम 11 और 5, 11 44, फिर 6 54, यानी 14.5 आएगा, यानी 14.54 आएगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 48 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी 32 से पहले की जो सभी आबादी संख्या इनका औसत कितना है 54.54 है। ओके दोस्त, अगर आपको किसी भी सवाल पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। एक मेज का विक्रय मूल्य 6,875 है, यदि लाभ 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा, बताइए। दोस्त मेरे, एक मेज का विक्रय मूल्य 6,875 है, यदि लाभ जो है ना वो 25% हो रहा है, यानी 100 से 25%, 125 मल्टीप्लाई 100, इसको हल करिए आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर होगा भाई, 25 पंजे 125, क्लियर। अभी कितनी बार में कटेगा, 25 दूनी 50, 68 में से 50, 18 87, 187, तो 25 सत्ते 175, फिर 25, फिर कितना होगा भाई, जैसे कि 187 है, हमें 187 का भाग करना है 25 से, तो कितना होगा 25 का 100, 25 × 75, 175 12, फिर यहाँ से 125, यानी 25 पंजे 125, 275 बार में कटेगा भाई, क्लियर। अब इसको फिर से काटिए, 5 का भाग हम 275 में कराएंगे तो कितना होगा भाई, 50 25, 50 25, यानी 55। अब 55 का गुणा 100 में कर दीजिए, कितना आएगा 55 गुणा 100, तो 5500 होगा। तो मेज का जो सेलिंग प्राइस यानी कास्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा, वो 5500 रुपया होगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्लियर मेरे दोस्त। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। अब दोस्त मेरे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, फॉर्मूला पहले आप सभी को मालूम होना चाहिए भाई। तो 2πRH होता है, ठीक है। देखिए 2π की वैल्यू हम 22/7 रख सकते हैं। रेडियस इसमें देखिए 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, रेडियस इसमें मेरे दोस्त 70 दे रखा है, और ऊंचाई सेम 14 सेंटीमीटर, यानी हाइट जो 14 दे रखा है। अब इसको बस गुणा भाग करना है, 7 एकम 7, 7 दहा में 70, 22 दूना 44 गुणा 14 दहा में 140, 2 का मल्टीप्लाई 22 में के तो 44, और 14 के 10 में तो 140 आएगा। इसको हल करिए, कितना आएगा, 14 चौका 56 का 6 5, 56 5 61, यानी 6160 है क्या, बिल्कुल 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, क्लियर मेरे दोस्त। भाई आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए, इसी तरह डेली भाई आपके लिए क्लास आएगी, एक भी दिन का गैप नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो 0.1 का स्क्वायर कितना होगा, 0.01 होगा, ठीक है, प्लस 0.01 का स्क्वायर कितना होगा, 0.3 इसमें 0 आ जाएगा, इसको जोड़िए कितना आएगा आपका। तो इसका 010 होगा भाई, 0.0101 होगा, तो आंसर दिया होगा, देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, क्लियर। इसको याद रख लीजिए आप लोग भाई। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x रेशो y का मान कितना होगा। इसको आप लोग कैसे हल कर रहे हैं पहले बताइए। x का 45% यानी 45/100 बराबर y के 15% के बराबर है, इसको हल करिए भाई। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 15 कम 15, 15 × 45, यहाँ पे 3x हो जाएगा, यहाँ पे y। अब x अपन में y करेंगे तो 1/3, तो x रेशियो y कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, जो कि दोस्त मेरे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, बताइए क्लियर। ये 1y है ना भाई, ये 1y है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। फार्मूला आप जानते कि नहीं, एलसीएम इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है।
जैसे कि लघुत्तम समवर्त पूछा, यानी एलसीएम हमसे पूछा, इसमें एचसीएफ कितना दिया है भाई, 4 दिया है, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 720 दे रखा है प्रश्न में। अब एलसीएम का वैल्यू आप जब निकालने चलेंगे तो 720/4, तो देखिए 4 एकम 4, 18 चौं 72, यानी 180 तो आ रहा है, सिंपल सा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को हल करिए। एक निश्चित गुण भाषा में एलिस को RHLK लिखा जाता है, उसी गुण भाषा में बैलेट को कैसे लिखा जाएगा बताइए। तो साथियों ये सवाल आपके लिए हम होमवर्क में छोड़ रहे हैं, ये सवाल आपको होमवर्क में करना है। कमेंट सेक्शन बताइए, जो ये सवाल का राइट आंसर हमें उत्तर में दे देता है कमेंट बॉक्स में, तो समझ जाएंगे भाई उसकी तैयारी रीजनिंग में इस बार 20 में से 20 हो रही है, कन्फर्म बता रहे हैं। कल की क्लास में इसी प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे। क्या आप रेडी हैं? हल करके बताइए सवाल को, सभी लोग हल करेंगे भाई, दिमाग लगाइए आप लोग इस प्रश्न पे। यदि आप ये सवाल हल करने गए तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप सभी का क्लियर होगा इसी एक प्रश्न से। ओके दोस्त मेरे, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 देगा विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यानी समीकरण दिया है बराबर 6, यानी हमें 6 बराबर 6 आंसर लाना है, वो भी भाई संख्याओं को बदलकर, यानी ऑप्शन का मदद लेकर। तो देखिए ये पहला ऑप्शन है 8 और 7, तो हम भाई इस समीकरण में रखेंगे 8 की जगह 7 रखेंगे, 7 की जगह 8, उसको हल करेंगे और देखेंगे क्या 6 हमारा आंसर आता है। चलिए 8 और 7 को पहले बदलते हैं, पहले 8 है तो हम 7 रख देंगे, प्लस 7 है तो 8 गुणा 5 भाग 14। अब देखिए दोस्त यहीं से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब जब 4 का भाग यहाँ पे 14 है, 14 का भाग 8 में देंगे तो भाई क्या होगा, यहाँ से 8 गुणा 5/14 होगा। अब यहाँ से कटेगा नहीं, यानी पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा भाई, जो डायरेक्ट कट जाएगा इस तरह के सवाल में वही आपका आंसर होगा, मान के चलिएगा। तो बी ऑप्शन को उठाइए, 3 और 5 को बदलते हैं, 8 और 7, जो ऑप्शन उठाइएगा, जो ऑप्शन में नंबर आएगा केवल उसी को बदलना है, ऐसा नहीं कि सभी को बदल दीजिएगा, गलत हो जाएगा। गुणा 5 है तो अब देखिए 5 है 3 रखेंगे, भाग 14, माइनस 3 है तो 5, देखिए 14 का भाग 3 में जाएगा, ये हो सकता है भाई। एक सेकंड इसको हल करेंगे हम लोग, 8 प्लस 7 गुणा 3/14 कर देंगे, माइनस 5 बराबर 6। तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये हो रहा है। लेकिन दोस्त मेरे 2 का भाग 3 में नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं कटेगा, पॉइंट में हमें आंसर नहीं लाना है, यानी ऑप्शन है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, अब 14 और 6 को बदलिए, 8 प्लस 7 गुणा 5 भाग 14 है ना भाई, तो 14 की जगह में 6, माइनस 3 बराबर 6 है, तो 14 का रख देना है। क्लियर? अब देखिए तो दोस्त मेरे ये भी देखिए 5 भाग 6, यहीं पे कुछ लोचा है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, लास्ट ऑप्शन हो सकता है 8 और 5 बदलने से। 8 की जगह 5 प्लस 7 गुणा 5, अब देखिए आया कि नहीं भाई, भाग यहाँ पे आया ना। अब देखिए ये हो सकता है कि ये भी नहीं होगा भाई, देखिए 5 प्लस 7 गुणा 8 का भाग, यानी 8/14 कर देंगे, माइनस 3 बराबर 6, तो 5 प्लस 7 एकम 7, 7 दूना 14, यहाँ से 2 चौका 8, यानी यहाँ पे 4 आ गया भाई हल करने पर, माइनस 3 बराबर 6। अब देखिए आ गया 5 4 9, 9 में से 3 घटा देंगे 6, 6 बराबर 6, यानी डी ऑप्शन बदलने से भाई आया। ओके मेरे दोस्त, यानी डी ऑप्शन रखने से हमारा 6 बराबर 6 आंसर आया। तो साथियों फाइनली ये पूरे 55 सवाल कंप्लीट हो गया। अब बताइए कि आप सभी का इन 55 सवाल में से कितना स्कोर बना, सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो साथियों उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, डाउट लेकर आप नहीं चलेंगे। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथ एक और नए क्लास के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।